हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। ब्लड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स यानी कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो ब्लड को बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। ब्लड क्या है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं टिश्यू की बात करूँ तो हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं? 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये क्या है? 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अगर इन टिश्यूज़ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेडेंट जो टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड क्या है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता रहता है। अगर ब्लड की पीएच की बात करें तो जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 से 7.45 है। कितना? 7.35 से 7.45 मीन्स ये क्या है? स्लाइटली एल्कलाइन है। तो हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है? ये हमारा ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 ब्लड का पीएच होता है। अगर ब्लड के वॉल्यूम की बात करें तो ये डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो फीमेल है या मेल है। अगर फीमेल है तो उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो 4.5 से 5.5 लीटर प्रेजेंट होगा। अगर मेल है तो मेल में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? 5.5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो प्रेजेंट होता है मेल में। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो कितनी होती है? 1.060। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स हमारा ब्लड कितना डेंस है। ठीक है, तो इसकी जो ग्रेविटी है वो कितनी है? 1.060। नेक्स्ट है ब्लड इज़ फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो कैसे बनता है? हीमोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू हमारा ब्लड बनता है। अब ये हीमोपोइसिस क्या होती है? हीमोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। ब्लड सेल्स कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो हमारे 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों के कंबाइन बनने के प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूं तो आरबीसी के डेवलपमेंट या आरबीसी की जो बनने की प्रोसेस होती है उसे हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी के डेवलपमेंट या उसके बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एंड डब्ल्यूबीसी की जो बनने की प्रोसेस होती है उसको हम ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। ल्यूकोपोइसिस, जो ल्यूको वर्ड है वो डब्ल्यूबीसी को डिनोट करता है, तो इसलिए इसके बनने की प्रोसेस को हम ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। एंड लास्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो इसके बनने की प्रोसेस को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि जो ब्लड है वो हमारा कैसे बनता है? हीमोपोइसिस की प्रोसेस से बनता है। ठीक है, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों के कंबाइन बनने की जो प्रोसेस है उसको हम हीमोपोइसिस बोलते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर की बात करें तो आरबीसी की जो बनने की प्रोसेस है उसको हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की जो बनने की प्रोसेस है उसको हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। एंड प्लेटलेट्स की जो बनने की प्रोसेस है उसको हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो ब्लड को बनाते हैं? तो मेनली 2 हैं, लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा एंड सेलुलर पार्ट यानी कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो। अगर लिक्विड पार्ट की बात करें यानी कि प्लाज्मा की बात करें तो 55% ब्लड का जो फॉर्मेशन है यानी कि जो बनाता है वो प्लाज्मा बनाती है 55%, और जो सेलुलर पार्ट है वो 45% ब्लड को बनाती है यानी कि ब्लड सेल्स। तो इसमें जो हमारे सेलुलर पार्ट हैं उसमें हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी अकेले ही 44% जो है वो सेलुलर पार्ट को बनाती है। एंड 1% जो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं वो हमारे सेलुलर पार्ट को बनाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा मैंने आपको बताया कि हमारे ब्लड का 55% ब्लड को बनाती हैं। तो प्लाज्मा में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा में जैसे हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, ठीक है,
प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया एंड फिब्रिनोजेंस हो गए, ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो कितना हमारे ब्लड प्लाज्मा को बनाती हैं, ये 7%। ठीक है, कितना 7% ये हमारे प्लाज्मा को बनाती हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर या 90 से 92% जो वाटर है वो हमारे किसको बनाता है, प्लाज्मा को बनाता है। ठीक है, एंड अदर कंपोनेंट या फिर अदर सब्सटेंस की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए एंड वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ये कितने बनाते हैं, ये 0.7% हमारे प्लाज्मा को बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बोला कि जो हमारा प्लाज्मा है, जो हमारे ब्लड को 55% तक बना रहा था, उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारे प्लाज्मा को 7% बनाती हैं, जिसमें हमारी एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस आती हैं। वाटर, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में वाटर ही प्रेजेंट होता है, कितना, 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है। अदर सब्सटेंस जो हमारे प्लाज्मा को 0.7% बनाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे हमारे कैल्शियम, ठीक, पोटेशियम, सोडियम एंड फॉस्फेट, ये क्या करते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे प्लाज्मा को बनाते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में जैसे हमारे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हो गए, एक मिनट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हो गए, ओके, एंड वाइटामिन्स हो गए, ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लाज्मा को बनाते हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे प्लाज्मा को बनाते हैं। ये था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, हमारा कौन कौन से पार्ट हैं जो हमारे ब्लड को बनाते हैं। मेनली 2 पार्ट हैं, लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो 55% बनाती हैं, जिसमें हमारे प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन आते हैं। वाटर जो 90 से 92% प्लाज्मा को बनाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फेट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड वाइटामिन्स। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिक एसिड, यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये सब मिल करके हमारे प्लाज्मा को बनाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सेलुलर पार्ट की, तो ये 45% हमारे ब्लड को बनाती हैं। सेलुलर पार्ट यानी कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे RBCs होगी, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ये क्या है, ये 45% हमारे ब्लड को बनाती हैं। अब पर्टिकुलर एक एक चीज़ से हम डील करेंगे। तो फर्स्ट है लिक्विड पार्ट, यानी कि जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। हमने बोला था कि जो प्लाज्मा है वो 55% हमारे ब्लड को बनाती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सबसे फर्स्ट है वाटर। 90 से 92% वाटर हमारे प्लाज्मा को बनाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन जैसे जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, ये 7% हमारे प्लाज्मा को बनाती हैं, ठीक है। और यही जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। मीन्स कि ब्लड में कितना वाटर होना चाहिए, कितना ब्लड में वाटर का लेवल होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, यही प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा विस्कोसिटी इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन। प्लाज्मा विस्कोसिटी मीन्स थिकनेस, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब होता है कि थिकनेस, प्लाज्मा कितना थिक है यानी कि गाढ़ा है, ये किस पर डिपेंड करता है, प्लाज्मा प्रोटीन पे। मेन जो प्लाज्मा प्रोटीन है कौन कौन सी हैं, एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। यही इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से जो प्लाज्मा है वो विस्कस होता है, यानी कि थिक होता है, ओके। अब फिर हम बात करें अगर प्लाज्मा प्रोटीन की, तो प्लाज्मा प्रोटीन भी कौन कौन सी होती हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजन। अगर एल्ब्यूमिन की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन में से सबसे ज़्यादा यही एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन में। मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, यही जो एल्ब्यूमिन होता है ये क्या करता है, जो हमारी ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसी को ये मेंटेन करता है। मीन्स हमारे ब्लड में कितना पानी होना चाहिए, वाटर का कितना लेवल होना चाहिए, ठीक है, यही एल्ब्यूमिन उस चीज़ को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड इन द लीवर। जो एल्ब्यूमिन्स होता है ये बनता कहाँ से है, ये लीवर से बनता है, ओके। देन ग्लोबुलिन्स के बारे में, ग्लोबुलिन्स क्या है, ग्लोबुलिन्स एक्ट एज एंटीबॉडीज एंड प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ग्लोबुलिन्स जो है ये एंटीबॉडीज़ की तरह काम करता है, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। मेनली कौन से, गामा,
गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। ये करते हैं एंटीबॉडीज़ की तरह वर्क करते हैं, जो हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो आती है हमारी ग्लोबुलिन्स, कौन से, गामा ग्लोबुलिन्स, जो कहाँ से बनती हैं, लिम्फोसाइट से बनती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है फिब्रिनोजन के बारे में। फिब्रिनोजन क्या है, ये है लीवर से बनता है, ठीक है, ये लीवर से इसका फॉर्मेशन होता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड के कोगुलेशन के लिए यही जो फिब्रिनोजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मोस्ट अबंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, अगर क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें, हमारी बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो फिब्रिनोजन ही प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। अभी तक हमने क्या बोला, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बात करी। प्लाज्मा प्रोटीन में हमने ये बोला कि इसमें ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन्स और फिब्रिनोजन ये दोनों ही कहाँ से बनते हैं, लीवर से बनते हैं, एक्सेप्ट ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन होता है वो कहाँ से बनते हैं, वो लिम्फोसाइट से बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होती है, हमारे इसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें से भी जो कैल्शियम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। जो कैल्शियम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एंड जो सोडियम एंड पोटेशियम है, सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो लास्ट है फॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एसिड बेस बैलेंस के लिए, ठीक है। जो फॉस्फेट है वही क्या करेगा, हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स में हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स होते हैं, जो सेल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए इसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आते हैं, ये हमारे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे कुछ हार्मोन्स भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं, गैसेस जैसे ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये था लिक्विड पार्ट के बारे में, यानी कि प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है सेलुलर पार्ट के बारे में। सेलुलर पार्ट को हम फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का जो कलर है वो येलो होता है, किसकी वजह से, बिलिरुबिन के प्रेजेंस की वजह से जो प्लाज्मा का कलर है वो येलोइश होता है, ओके। अभी हम बात कर रहे थे सेल्यूलर पार्ट के बारे में, यानी कि हम इनको वैसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सेल्यूलर पार्ट जिसमें हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आती हैं। हमने ये बोला था कि सेल्यूलर पार्ट जो है वो कितना 55%, क्या कर रही हूँ मैं भी, 45%, सॉरी 45% जो है वो सेल्यूलर पार्ट ब्लड को बनाता है, जिसमें हमारी डब्ल्यूबीसीज, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आती हैं। आरबीसीज अकेले ही 44% जो है वो सेल्यूलर पार्ट को बनाती हैं, एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो है वो 1% सेल्यूलर पार्ट को बनाती हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आरबीसी के बारे में। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट अबेंडेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, तीनों की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट जो ब्लड सेल्स है वो हमारी रेड ब्लड सेल्स ही हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो आरबीसी है वही प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसीज हैज़ नो न्यूक्लियस एंड कैन नॉट डिवाइड। आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है खुद का, इसलिए वो डिवाइड भी नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर इसकी शेप की बात करें तो ये बाइकॉनकेव डिस्क का होता है, जैसे आपको इमेज में शो हो रहा होगा ना, ये किस शेप का है, बाइकॉनकेव शेप का है, या फिर इसको हम डंबल शेप भी बोलते हैं, बाइकॉनकेव या फिर डंबल शेप, ठीक है, ये इसका शेप होता है। इसके डायमीटर यानी कि अगर साइज की बात करें तो 7 माइक्रोन, ठीक है, 7 माइक्रोन इसका साइज होता है या फिर डायमीटर होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी के नंबर की बात करें तो मेल में कितना होगा, 4.5 से 6.5 मिलियन पर mm³ पर मिलीमीटर क्यूब, ये नंबर होता है मेल में। एंड फीमेल में कितना नंबर होता है, 3.8 से 5.8 मिलियन पर mm³, ठीक है। तो ये आरबीसीज का नंबर है, जो मेल में 4.5 से 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है, एंड फीमेल में कितना होगा, 3.8 से
0.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अगर आरबीसी की लाइफ स्पैन की बात करें, ठीक है, यानी कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है ये कितने डेज तक जो है वो रहती हैं, तो ये इनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ का है। वो भी किस में, इन एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट में जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ का है एंड 80 डेज़ का लाइफ स्पैन है किस में, न्यूबॉर्न में। तो ये अलग अलग होता है। अगर एडल्ट है तो एडल्ट में 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होगा आरबीसी का, एंड न्यूबॉर्न में कितना होगा, 80 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट ग्रेवयार्ड, मतलब कि जहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। अगर ग्रेवयार्ड की बात करें तो जो आरबीसी है उनका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, स्प्लीन में। ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं और वहाँ पे जाके स्टोर होती हैं। ओके, उसके बाद है 1 आरबीसी मॉलिक्यूल कंटेन 28 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी का मॉलिक्यूल 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, ठीक। नेक्स्ट है रेड कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारे आरबीसी का कलर होता है वो रेड होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। एक चीज़ और कि जो हमारा इसका भी कलर जो है ना वो आर्टरीज़ में अलग और वेन में अलग होता है, ठीक है। आर्टरीज़ में कैसा कलर होता है, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, एंड वेन में कैसा होता है, वेन में होता है डार्क रेड कलर, ठीक है। अब वेन में डार्क रेड और आर्टरी में ब्राइट रेड क्यों होता है, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, एंड वेन में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए वेन में जो ब्लड का कलर होता है वो हमेशा डार्क रेड होता है, एंड आर्टरीज में ब्राइट रेड कलर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि जो रेड कलर है ब्लड का वो किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन ग्लोबिन एंड हीम, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन एंड हीम यानी कि मेटालिक पार्ट। तो इन दोनों से मिलकर के जो हीमोग्लोबिन है वो बनता है, ठीक है। अब अगर हीम की बात करें यानी कि जो मेटालिक पार्ट है उसकी बात करें तो इसमें आयरन और प्रोफाइरिंग रिंग प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, आयरन यानी कि Fe3+, ठीक है, और प्रोफाइरिंग रिंग। अगर मैंने बोला कि जैसे जो हमारा ब्लड का कलर है वो रेड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में भी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है, तो इसी प्रोफाइलिंग रिंग की वजह से क्या है, जो हमारी ब्लड है उसका कलर रेड होता है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो प्रोफाइलिंग रिंग की ही वजह से हमारे जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, ठीक है। तो हमारी जो ग्लोबिन है उसमें हमारे 2 अल्फा यानी कि जिसमें हमारे 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं, एंड बीटा में हमारे 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। जो अल्फा चेन होती है ये शॉर्ट होती है, एंड जो बीटा चेन है ये लॉन्ग होती हैं, क्योंकि इसमें 46 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड 2 अल्फा चेन में हमारे 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 ग्लोबिन चेन एंड 4 हीम यूनिट्स। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 ग्लोबिन चेन होती हैं और 4 हीम यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, सिंगल हीमोग्लोबिन कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक सिंगल हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कुछ टर्म्स हैं जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन हो गया, एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट, जब जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो मोस्ट डेंजरस होता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है,
ठीक है। तो ये टर्म्स थी। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एक सिंगल हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते जब कंबाइन होता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये कंबाइन होता है, तो वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। एंड जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ये मैंने बोला कि जब हीमोग्लोबिन जो है वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है। ओके, उसके बाद है हीमोग्लोबिन का लेवल। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो फीमेल में 13 से 18 ग्राम पर 100 ml है। ठीक है, एंड मेल में 11.5 से 16.5 ग्राम पर 100 ml। सॉरी, ये एच नहीं है, ये जी है। ठीक है, ग्राम पर 100 ml। मैंने क्या बोला कि अगर हीमोग्लोबिन की लेवल की बात करें, ठीक है, नहीं कि एच बी लेवल जो होता है फीमेल में वो 13 से 18 ग्राम पर 100 ml और मेल में 11.5 से 16.5 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन का लेवल प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये था हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, ये हमारे ग्लोबुलिन यानी कि प्रोटीन पार्ट और हीम मेटालिक पार्ट से बनता है। उसमें भी जो हीम वाला पार्ट होता है, यानी कि जो मेटालिक वाला पार्ट होता है, उसमें आयरन एंड प्रोफाइलिंग रिंग प्रेजेंट होती है। बेसिकली बात करें कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो वो इसी प्रोफाइलिन रिंग की वजह से होता है। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है उसमें हमारे 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट था कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो उसमें 4 हीमोग्लोबिन चेन और 4 हीम यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और सिंगल हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। एंड जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो फीमेल में 13 से 18 ग्राम पर 100 ml होता है एंड मेल में 11.5 से 16.5 ग्राम पर 100 ml प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये था हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इरिथ्रोपोइसिस के बारे में, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोसाइट डेवलपमेंट फ्रॉम स्टेम सेल टेक 7 days, यानी कि जो इरिथ्रोसाइट के डेवलपमेंट या मैचुरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ से होती है, स्टेम सेल से होती है। और इसको होने में कितना टाइम लगता है, इस प्रोसेस को होने में 7 days का टाइम लगता है। ओके, जैसे ये है हमारी बोन। ठीक है, दिस इज़ बोन। तो उसका जो अपर पार्ट होता है, यानी कि जो हेड है वो उसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। जो शाफ्ट पार्ट होता है उसको हम डाइफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, एंड जो एपिफाइसिस होता है इसी में क्या होती है हमारी, ये हमारा स्पॉन्ज पार्ट होता है, ये जिसमें आपको ऐसे छेद से दिख रहे हैं ना, ये हमारा स्पॉन्ज पार्ट होता है। इसी से हमारी क्या बनती हैं, इसी से हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम रेड बोन मैरो भी बोलते हैं, जिससे हमारी क्या बनते हैं, रेड ब्लड सेल बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारा रेड बोन मैरो वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्टेम सेल्स का भी एक पर्टिकुलर नाम है जिनका नाम है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, तो यही प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। इसी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स से हमारी आरबीसीज भी बनती हैं, डब्ल्यूबीसीज भी बनती हैं, प्लेटलेट्स भी बनती हैं। ओके, नेक्स्ट जो उसका साफ्ट वाला पार्ट है, इसमें हमारा ये क्या होती है, ये हमारी है मेडुलरी कैविटी। ठीक है, इसी मेडुलरी कैविटी में हमारा क्या होती है, इसको हम येलो बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, ये येलो बोन मैरो का क्या काम होता है, ये फैट को स्टोर करता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यही जो येलो बोन मैरो है ये कन्वर्ट हो जाती है हमारी रेड बोन मैरो में और आरबीसीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ये था हमारा इरिथ्रोपोइसिस कैसे कैसे होता है उसके बारे में, कि हमारा एक बोन होती है, बोन में जो सबसे उसका हेड वाला पार्ट होता है उसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, जो शाफ्ट वाला पार्ट है उसको हम डाइफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और जो एपिफाइसिस है इसमें क्या होती है, हमारे इसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यही स्टेम सेल्स जो है वो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स को बनाती हैं। एंड जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, इसमें इसको हम येलो बोन मैरो भी बोलते हैं, जो फैट को स्टोर करता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जिसमें एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में यही येलो बोन मैरो जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रेड बोन मैरो में, और आरबीसीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट
स्टिमुलेट बाय डिक्रीज ऑक्सीजन इन सर्कुलेशन विच इज़ डिटेक्टेड बाय किडनी। अभी तक मैंने क्या बोला कि जो हमारा आरबीसीज का प्रोडक्शन है वो हमारा कहाँ से होता है, रेड बोन मैरो से होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को भी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इस चीज़ को बनाता है, तो वो है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। ये इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। जैसे ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है, हमारे सर्कुलेशन में जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है, तो किडनी से यही इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है और रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि वो और ज़्यादा आरबीसीज का प्रोडक्शन करे, ओके। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारी इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, तो वो है इरिथ्रोपोइटिन, जो हमारे किडनी से रिलीज़ होता है, सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, जैसे ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उस चीज़ को वो कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही ये लो ऑक्सीजन लेवल को डिटेक्ट करता है तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है और रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज का प्रोडक्शन करे, ठीक है। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइसिस अकर इन रेड बोन मैरो। जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, वो रेड बोन मैरो में होती है। उसके बाद है अब जो इरिथ्रोपोइसिस है जो हमारे कहाँ पे हो रही थी, रेड बोन मैरो में हो रही है, ठीक है। अब ये रेड बोन मैरो में कैसे हो रही है, ऐसा क्या है वहाँ पे कि इरिथ्रोपोइसिस जो आरबीसीज इनका प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी। फर्स्टली तो एक चीज़ ये कि जो इरिथ्रोपोइसिस है, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूँ, ठीक है, एम्ब्रियो में क्या होता है, जो इरिथ्रोपोइसिस है वो यॉर्क सेक्स से होता है इन अर्ली स्टेज, और लेट स्टेज में कहाँ से होता है, लीवर से या फिर स्प्लीन से, ठीक है। और अगर मैं वही मैं एडल्ट की बात करूँ तो एडल्ट में कहाँ से होता है, रेड बोन मैरो से होता है, रेड बोन मैरो से, ठीक है। तो ये था इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियोजेनिक जो हमारा लाइफ पीरियड होता है उसमें अर्ली में तो ये पहले यॉर्क सेक्स से ही आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद लेट स्टेज में ये लीवर से और स्प्लीन से भी होना स्टार्ट होता है। और अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो रेड बोन मैरो में ही होती है। अब ये रेड बोन मैरो में भी कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होती है, हमारी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। मैंने को बताया था ना कि जो हमारी रेड बोन मैरो है उसमें हमारी क्या होती हैं, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। यही प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या करती हैं, गिव राइज दी ब्लड सेल्स। ये क्या करती हैं, ब्लड सेल्स को बनाती हैं। कौन कौन सी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ किसकी, आरबीसीज की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी ने प्लेटलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो हमारी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स थी उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल्स को बनाया। उसके बाद हमारी आती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो होती हैं ये कहाँ से डिराइव्ड होती हैं, ये कोलोनो फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट से ये डिराइव्ड होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी प्रिकर्सर सेल होती हैं, मतलब यहीं से ही स्टार्ट होता है आरबीसी का, प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी प्रिकर्सर सेल्स होती हैं जहाँ से हमारा जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो बनना स्टार्ट होता है। तो ये जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है ये डिराइव्ड हुई थी हमारी कोलोनो फॉर्मिंग सेल से, ठीक है। उसके बाद जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होती हैं ये क्या होती है, साइज में बड़ी होती हैं, ठीक है, यानी कि इनका जो डायमीटर होता है वो 20 माइक्रोन होता है, ओके। और इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इसमें हीम जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है इरिथ्रोब्लास्ट क्या है, इरिथ्रोब्लास्ट का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 15 माइक्रोन, ठीक है। मीन्स ये क्या होती हैं, हमारी जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट थी उनसे इनका जो डायमीटर यानी कि जो साइज होता है वो छोटा होता है, कितना, 15 माइक्रोन। इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन इसमें भी प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद आती है हमारी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट क्या होती है, इसमें फिर से जो सेल का साइज है वो और डिक्रीज होता है, कितना, 10 से 12 माइक्रोन,
ठीक है। इसमें जो साइज है सेल का वो और कम हो जाता है, कितना, 10 से 12 माइक्रोन। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें इसमें एक चीज़ और मेन है ये कि हीमोग्लोबिन जो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या आता है, इसमें जो न्यूक्लियस का साइज है, ठीक है, जो डायमीटर है वो 10 से 12 माइक्रोन जाता है। मीन्स जो हमारी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और इरिथ्रोब्लास्ट से उनसे इनका जो साइज है यानी कि जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, 10 से 12 माइक्रोन। उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन दिखना स्टार्ट हो जाता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अभी भी। देन हमारे आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट क्या होती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में जो सेल का साइज होता है वो कितना होता है, 8 से 9 माइक्रोन, ठीक है। इसमें जो हमारा सेल का साइज यानी कि जो डायमीटर होता है वो 8 से 9 माइक्रोन होता है, ठीक है। एंड इसमें हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है यानी कि जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि लेट नॉर्मोब्लास्ट जो है वहाँ पे आप न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। और इसी न्यूक्लियस के डिसअपेयर होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पाइक्नोसिस, सॉरी, इसको हम बोलते हैं पाइक्नोसिस। पाइक्नोसिस क्या होती है, जिसमें हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिसअपेयर होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम पाइक्नोसिस बोलते हैं। उसके बाद हमारी आती है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स क्या होती हैं, ये इमेच्योर आरबीसीज होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी इमेच्योर आरबीसीज होती हैं और इनका जो साइज होता है वो हमारे मेच्योर्ड आरबीसी से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, जो हमारी एक मिनट, जो हमारी रेटिकुलर साइट्स होती हैं इसमें हमारी क्या होती हैं, रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। रेटिकुलोसाइट्स में हमारा कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, बस इसमें हमारी रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। देन लास्ट हमारा बनता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, जो हमारी मेच्योर्ड आरबीसी हैं, ठीक है, क्या, मेच्योर्ड आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसमें जो वो होता है डायमीटर होता है वो कितना, 7.2 माइक्रोन, ठीक है, 7.2 माइक्रोन होता है जो साइज है सेल का। एंड इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव शेप का होता है, ठीक है, बाइकॉनकेव या फिर डंबल शेप का होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। तो इस तरीके से क्या होती है हमारी जो इरिथ्रोपोइसिस है यानी कि जो आरबीसी का डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन है वो होता है। पहले क्या था, सबसे पहले हमारे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स थी जो हमारी रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो हमारी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स थी। उसके बाद हमारी क्या होती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आती हैं। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में ये हमारी प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, यहीं से हमारे आरबीसी जो है बनने स्टार्ट होती हैं। ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं, 20 माइक्रोन्स, अबाउट 20 माइक्रोन्स इनका साइज होता है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद हमारी इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होती है, इसमें जो साइज होता है सेल का वो 15 माइक्रोन्स होता है, ठीक है, यानी कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से कम साइज होता है, 15 माइक्रोन। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके हाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन हमारी फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें हमारा जो सेल का साइज है वो अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो सेल का साइज है वो कितना होगा, 10 से 12 माइक्रोन होगा। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जिसका साइज होता है वो सेल का साइज जो है वो 9 से 8 माइक्रोन होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस डिसअपेयर रहता है। न्यूक्लियस के डिसअपेयर होने की प्रोसेस को हम पाइक्नोसिस कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। रेटिकुलोसाइट्स जो होती हैं इनको हम इमेच्योर आरबीसीज कहते हैं। ये स्लाइटली मेच्योर आरबीसी से थोड़ी सी बड़ी होती हैं और इसमें क्या होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता लेकिन इसमें रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इनको रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद हमारा इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें हमारी जो ये रेटिकुलर नेटवर्क होती हैं ये डिसअपेयर हो जाती हैं, ठीक है। और इरिथ्रोसाइट्स को हम मेच्योर्ड आरबीसी बोलते हैं। इसमें जो साइज होता है सेल का वो 7.2 माइक्रोन होता है, ठीक है। और जो शेप होता है वो कैसे होता है, बाइकॉनकेव या फिर डंबल शेप का होता है, ओके। तो ये थी प्रोसेस किसकी, इरिथ्रो आरबीसी के बनने की, आरबीसी के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन की प्रोसेस थी ये, ओके। उसके बाद है एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि अगर हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में आरबीसीज का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाए, यानी कि जो मैंने आपको रेंज बताई थी ना, मेल एंड फीमेल में, मेल में 4.5 से 6.5 और फीमेल में
8 से 5.8। अगर इससे इनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाए तो उसको हम इरिथ्रोपीनिया बोलते हैं या फिर एनीमिया भी बोलते हैं। वहीं अगर इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाए आरबीसीज़ का तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने आरबीसीज़ के बारे में बताया था, सेलुलर पार्ट के। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं इसको वो डाउट को क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू।